नमस्कार। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प ऐतिहासिक सफर पर निकलने वाले हैं। दक्कन के पठारों से शुरू होकर पूरे भारत में फैलने वाले एक ऐसे साम्राज्य की कहानी जिसने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं मराठों की। ये कहानी सिर्फ युद्धों और लड़ाइयों की नहीं है, बल्कि कूटनीति, कमाल की रणनीतियों और एक ऐसे शासन की है जो अपने समय से बहुत आगे था। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज की इस चर्चा में हम 5 अहम पहलुओं को समझेंगे। सबसे पहले, मराठा आखिर थे कौन। फिर हम देखेंगे छत्रपति शिवाजी का उदय, मराठों की अभेद्य सैन्य रणनीतियां, उनका न्यायपूर्ण शासन और अंत में उनकी वो सांस्कृतिक विरासत जो आज भी जीवित है। इस पूरे विश्लेषण के दौरान हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल घूमता रहेगा, और वो ये है कि दक्कन के एक छोटे से हिस्से से निकले ये लोग अंग्रेजों के आने से ठीक पहले पूरे भारत की सबसे बड़ी शक्ति कैसे बन गए। सच कहूं तो इसका जवाब उनके संघर्ष और उनके अनूठे दृष्टिकोण में छिपा है। तो आइए अपने पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। मराठा कौन थे और दक्कन से उनकी जड़ें कैसे जुड़ी थीं। देखिए, किसी भी बड़े राजनीतिक बदलाव से पहले लोगों का मानसिक और सांस्कृतिक रूप से एकजुट होना बहुत जरूरी होता है ना। 13वीं और 14वीं सदी के दौरान जब दक्कन में लगातार राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी, तब ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम जैसे संतों ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने भक्ति आंदोलन के जरिए उपनिषदों और गीता के भारी भरकम संदेशों को आम लोगों की भाषा यानी मराठी में पहुंचाया। इसी आंदोलन ने उस समाज को एक सूत्र में बांधा जिसने बाद में एक विशाल मराठा साम्राज्य की नींव रखी। अब सवाल उठता है कि इस एकजुट समाज को एक राजनीतिक और सैन्य शक्ति में किसने बदला। हमारा दूसरा भाग है छत्रपति शिवाजी का उदय। और यहीं एंट्री होती है महान छत्रपति शिवाजी की। भोसले वंश में जन्मे शिवाजी ने बचपन से ही दक्कन के सुल्तानों के बीच की आपसी लड़ाइयों और जनता की तकलीफों को बहुत करीब से देखा था। पहाड़ों और ऊबड़-खाबड़ रास्तों के बीच पले बड़े शिवाजी के मन में माता जीजाबाई के मार्गदर्शन में शुरू से ही एक स्वतंत्र और न्यायपूर्ण राज्य यानी स्वराज्य स्थापित करने का सपना पलने लगा था। उनके सफर की गति वाकई हैरान करने वाली है। 1630 में जन्म और 1646 तक आते-आते यानी महज 16 साल की उम्र में उन्होंने अपने स्वतंत्र शासन की शुरुआत कर दी थी। 1657 में उन्होंने मराठा नौसेना की नींव रखी, जो उनकी जबरदस्त दूरदर्शिता को दर्शाता है। और फिर 1674 में रायगढ़ में उनका औपचारिक राज्याभिषेक हुआ। इतने कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल करना कोई मामूली बात नहीं थी। चलिए अब तीसरे पहलू की ओर बढ़ते हैं। एक नई और छोटी शक्ति आखिर बड़े साम्राज्यों से कैसे टकराई। आइए उनकी सैन्य रणनीतियों और किलों को समझते हैं। जरा इस भूगोल के बारे में सोचिए। एक तरफ ऊंचे अभेद्य किले जैसे कि रायगढ़ और दूसरी तरफ दक्कन का वो ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी परिदृश्य। मराठों ने इसी भूगोल को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। खुले मैदानों में बड़ी सेनाओं से लड़ने के बजाय उन्होंने गैरिला यानी छापामार युद्ध नीति अपनाई। वे अचानक से पहाड़ों से निकलते, दुश्मन पर बिजली की तरह हमला करते और वापस उन्हीं पहाड़ों में गायब हो जाते। बड़े बड़े दुश्मनों के पास इस रणनीति का कोई तोड़ नहीं था। और इस फुर्तीली रणनीति के लिए हथियार भी वैसे ही चाहिए थे। मराठों ने भारी भरकम हथियारों के बजाय तलवारों, खंजरों, ढालों और हल्के भालों का इस्तेमाल किया। इन हथियारों को गतिशीलता के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि एक सैनिक मुश्किल पहाड़ी रास्तों पर भी तेजी से दौड़ सके और दुश्मन को संभलने का मौका ही न दे। लेकिन उनकी ताकत सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं थी। 1665 का एक बहुत ही मजेदार ऐतिहासिक किस्सा है। ओमान की राजधानी मस्कट के शासक ने एक बार शिवाजी के जहाजों को पकड़ लिया और हमले की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही उसे भनक लगी कि मराठा नौसेना के पास 100 से भी ज्यादा लड़ाकू जहाजों का एक विशाल बेड़ा आ रहा है, वो इतना घबरा गया कि बिना लड़े ही अपने बंदरगाह में वापस लौट गया। उस दौर में जब समुद्र पर यूरोपियों का दबदबा था, ये मराठों की एक बहुत बड़ी जीत थी। सैन्य ताकत के बाद अब आते हैं चौथे हिस्से पर, शासन और न्याय। इतने बड़े साम्राज्य को चलाना कैसे है। शासन के प्रति उनके नजरिए को समझने के लिए जरा इस निर्देश पर गौर करें। ये शब्द खुद छत्रपति शिवाजी के हैं। 17वीं सदी में जब दुनिया भर में युद्ध के नाम पर भयंकर लूटपाट और तबाही मचाना आम बात थी, तब वो कह रहे थे कि आम और कटहल के पेड़ों को मत छुओ, क्योंकि आम लोग उन पेड़ों को अपने बच्चों की तरह पालते हैं।
सोचिए, एक योद्धा राजा होने के बावजूद उनके भीतर अपनी जनता और पर्यावरण के लिए कितनी गहरी करुणा थी। उनके टैक्स सिस्टम को समझना भी उतना ही जरूरी है। मुख्य रूप से 2 कर थे, 25% चौथ और 10% सरदेशमुखी। दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ टैक्स नहीं था, बल्कि बाहरी प्रांतों के लिए एक तरह का प्रोटेक्शन एग्रीमेंट था। आप टैक्स दीजिए और बदले में मराठा सेना आपको बाहरी हमलों से बचाएगी, वो भी आपके आंतरिक मामलों में बिना कोई दखल दिए। इस स्मार्ट सिस्टम ने उनके साम्राज्य को बिना ज्यादा उलझे पैसा और विस्तार दोनों दिए। और प्रशासन के मामले में तो वे अपने समय से बहुत आगे थे। उन्होंने पुराने सुल्तानों की तरह पदों को वंशानुगत नहीं रखा, यानी सिर्फ जन्म के आधार पर किसी को पद नहीं मिलता था। हर अधिकारी को सीधे खजाने से सैलरी मिलती थी। जो सैनिक युद्ध में शहीद हो जाते, उनकी विधवाओं को पेंशन दी जाती थी। न्याय के लिए गांव के स्तर पर पंचायतें थी और मृत्युदंड जैसी सजा बहुत ही दुर्लभ मामलों में दी जाती थी। ये वाकई एक बेहद आधुनिक और प्रगतिशील सोच थी। अब हम अपनी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। भाग 5, युद्ध के मैदान से परे उनकी सांस्कृतिक विरासत। मराठों का असर सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहा। दक्षिण में तंजावुर से लेकर पूरब में पुरी तक उनका प्रभाव फैला। तंजावुर के मराठों ने वहां एक अद्भुत मिलीजुली संस्कृति को जन्म दिया, तो वहीं नागपुर के भोंसले शासकों ने पुरी में भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना को फिर से शुरू करवाया, जो काफी समय से बाधित थीं। बाद में अहिल्याबाई होलकर जैसी महान शासिकाओं ने पूरे भारत में मंदिरों, घाटों और कला का पुनरुद्धार किया। और सबसे कमाल की बात है उनकी राजनीतिक दूरदृष्टि। 1715 में छत्रपति शिवाजी के वित्त मंत्री रहे रामचंद्र पंत अमात्य ने एक बात लिखी थी। उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी थी कि पुर्तगाली और अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं हैं, वे यहां अपना राज कायम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि इन यूरोपियों को मजबूत इमारतें यानी किले बनाने की इजाजत हरगिज नहीं मिलनी चाहिए। सोचिए, उन्होंने दशकों पहले ही भांप लिया था कि असली खतरा कौन है। तो अब अंत में एक ऐसा सवाल जो पूरे इतिहास को देखने का नजरिया बदल देता है। हम अक्सर मानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत मुगलों से लिया, लेकिन सच्चाई ये है कि 18वीं सदी के अंत में अंग्रेजों की सबसे बड़ी और सीधी टक्कर मराठों से ही हुई थी। 3 लंबे आंग्ल मराठा युद्धों के बाद ही ब्रिटिश अपनी सत्ता जमा पाए। तो क्या वास्तव में अंग्रेजों ने भारत मुगलों से नहीं बल्कि मराठों से छीना था? मराठों ने इस देश के इतिहास पर जो छाप छोड़ी है वो भुलाए नहीं भूलती। इस दिलचस्प सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।